हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं दारा सिंह गुजर। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमें पढ़ रहे थे वैदिक काल, और वैदिक काल में दोस्तों हमने पहले ऋग्वेद के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने ध्यान से अच्छी तरीके से हमने उनका अध्ययन कर लिया। उसके बाद में दोस्तों हमने उत्तर वैदिक काल हम देख रहे थे, और उत्तर वैदिक काल में भी दोस्तों हमें तीनों वेद पढ़ चुके थे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में तीनों वेद पढ़ने के बाद में हमें उत्तर वैदिक काल की विशेषता, तो विशेषता देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेदिक काल की उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं में देखते हैं दोस्तों। विशेषताएं, हाँ तो दोस्तों विशेषता में हम सबसे पहले लेते हैं ऋग्वेदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की राजनैतिक विशेषता। राजनैतिक विशेषता उत्तर वैदिक काल में दोस्तों हम सबसे पहले जो विशेषता पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजनैतिक विशेषता। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हमने तीनों वेदों के बारे में अध्ययन कर लिया था, और हमने देख लिया था कि सामवेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद में यजुर्वेद के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद में हमने अथर्ववेद के बारे में भी पिछली कक्षा में हमने अध्ययन कर लिया था। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक कालीन जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो उत्तर वैदिक कालीन जो विशेषता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत दोस्तों हमें जो राज्य जन के रूप में मिलते हैं, वो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जनपद के रूप में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कि हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो राज्य थे वो छोटे थे, और उत्तर वैदिक काल में जो राज्य थे दोस्तों वो बड़े राज्य हो गए। अब कैसे हो गए वो बड़े राज्य, तो देखते हैं दोस्तों कि जब ऋग्वेदिक काल में जो राज्य छोटे थे, वो समय के धीरे धीरे समय के अनुसार उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो राज्य एक राज्य दूसरे राज्य को युद्ध में जीत करके ऐसे अपने बड़े राज्यों का निर्माण हो गया। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम पढ़ रहे थे कि ऋग्वेदिक काल में जो आर्यों का कार्य क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश माना जाता था, लेकिन उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल का जो समय था उसमें जो आर्यों का मुख्य केंद्र था दोस्तों वो गंगा यमुना के मैदान या मध्य देश आर्यों का मुख्य क्षेत्र हो गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में राज्य छोटे थे, और उनका जो आर्यों का मूल निवास स्थान यानी कि जो मुख्य क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था, और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो आर्यों का क्षेत्र था वो मध्य देश हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आर्यों के जो राज्य थे वो बड़े हो जाते हैं। अब बड़े कैसे हो जाते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि दोस्तों कि वो एक राज्य दूसरे राज्यों को युद्ध में जीत करके उन्होंने अपना जो क्षेत्र था वो विस्तृत कर लिया। इसी कारण उत्तर वैदिक काल में राज्यों की स्थिति बड़ी हो जाती है। उसके जैसे देखते हैं कि हम उत्तर वैदिक काल में पुरु जन था, ये भी ऋग्वेदिक काल में एक जन था, और इसके बाद में भरतवंश। ऋग्वेदिक काल में ये दोनों जन थे यानी कि छोटे राज्य थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये दोनों एक साथ मिलकर के इन्होंने जिस राज्य का या जनपद का निर्माण किया वो कहलाया आपका कुरु जनपद। क्या कहलाया? कुरु जनपद। मैं भी आपको यही बताना चाह रहा था कि उत्तर वैदिक काल में एक राज्य दूसरे राज्य में मिलकर के अपना क्षेत्र विस्तृत कर लेता है। तो उत्तर वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में राज्य छोटे थे, और उत्तर वैदिक काल में राज्य बड़े विस्तृत रूप में हो गए। उसके बाद में हम एक और देखते हैं उदाहरण। तो देखिए, जो तुर्वस यह ऋग्वेदिक काल में यह भी एक जन था। तुर्वस और किरवी ये दोनों ऋग्वेदिक काल के जो जन थे ये दोनों मिलकर के दोस्तों क्या ना आगे उत्तर वैदिक काल में कौन सा जनपद बनाएंगे, तो इन्होंने जो जनपद बनाया मिलकर के वो जनपद बनाया आपका दोस्तों कौन सा?
पांचाल जनपद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन के जो जनपद थे तुर्वस और किरवी, उनके दोनों के निर्माण से जो जनपद बना वो कौन सा जनपद बना उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों आपका वो जो जनपद बना वो था पांचाल जनपद। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हम अभी विशेषताओं में भी सामान्य जानकारी ही पढ़ रहे हैं। अभी विशेषता जो अपने राजनीतिक विशेषता है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले आपको एक सामान्य जानकारी के बारे में बता देता हूं। यहां हम देख लिया कि ऋग्वैदिक काल के राज्यों की स्थिति कैसी थी और उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की स्थिति कैसी थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि जो ऋग्वैदिक काल के जो राज्य थे आपके, वो राज्य छोटे थे और राजा भी छोटे ही थे। तो ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल के राजा छोटे थे, ध्यान रखिएगा। और उत्तर वैदिक काल के जो आपके राज्य है दोस्तों, कौन से काल के है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के जो राजा थे वो दोस्तों बड़े राजा हो गए। हम कह सकते हैं कि सम्राट या एकराट। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में जानकारी, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूं सामान्य जानकारी अभी कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो राज्य थे वो छोटे थे। उनके राजाओं को राजा ही, जन के जो मुखिया होता था उसको हम राजा ही बोलते थे। लेकिन दोस्तों ऋग्वैदिक काल में के बाद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा के हमें प्रमाण मिलते हैं वो बहुत बड़ा राजा था। वो अपने साथ में उपाधियां धारण करने लगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि राजा सम्राट या फिर एकराट, ऐसी उपाधियां धारण करने लगा। मैंने अभी बताया था कि किरवी और तुर्वस मिलकर के पांचाल राज्य का निर्माण किया और पुरु और भरत मिलकर के कौन से कुरु जनपद का निर्माण इन्होंने किया। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे वो जनपदों पर अपना शासन करते थे। किस पर? जनपदों पर। और ऋग्वैदिक काल का जो राजा था दोस्तों वो आपका जन पर शासन करता था। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वैदिक काल के राजा किस पर शासन करते थे, तो आंसर होना चाहिए आपका जन। और उत्तर वैदिक कालीन के राजा कहां शासन या किस पर शासन करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जनपदों पर ऋग्वैदिक काल के राजा क्या करते थे? शासन करते थे। यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल के जो राजा या राज्य थे वो छोटे थे, उत्तर वैदिक काल के राज्य बड़े विस्तार हो गए। यहां तक हम देख लिए दोस्तों कि हमें ऋग्वैदिक काल के अंतर भी और उत्तर वैदिक काल में भी दोस्तों हमें जो राजा शासन के बारे में जो बात है वो राजतंत्र के ही उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। किसके? राजतंत्र के। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में दोनों में ही हमें जो राज्य के शासन के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? राजतंत्र के रूप में हमें शासन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमें ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें कहीं पर गण राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ अंश मात्रा में हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कुछ गण राज्यों के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने देख लिया। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन विशेषता। ये उत्तर वैदिक कालीन विशेषताओं के पहले मैंने आपको कुछ सामान्य जानकारी दी थी। वो सामान्य जानकारी मैंने दी दोस्तों आपको कि उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन जो राज्य थे या जो राजा था उनमें क्या अंतर था, क्या डिफरेंट था, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक कालीन विशेषताएं। उत्तर वैदिक कालीन विशेषताओं में हम जो सबसे पहले विशेषता पढ़ेंगे दोस्तों वो होगी आपकी विशेषता कौन सी? राजनैतिक विशेषता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। राजनैतिक विशेषता देखते हैं दोस्तों कि राजनीतिक विशेषता में क्या था उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में राजा के पास अधिकार कम थे।
ध्यान से सुनिएगा कि ऋग्वेदिक काल में राजा के पास अधिकार कम थे, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों राजा के जो अधिकार थे, राजा के पास में जो शक्तियां थी वो दोस्तों बढ़ गई या ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम राजनीतिक विशेषता के बारे में पहले जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियों में बढ़ोतरी हुई। ध्यान रखिएगा, शक्तियों में बढ़ोतरी या अधिकारों में बढ़ोतरी, ये बात हो गई सबसे पहले उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक विशेषता के अंदर कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था उसके पास में जो अधिकार और शक्तियां थी वो ऋग्वैदिक कालीन राजा की बजाय ज्यादा शक्तियां थी। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि हमें ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में हमें पहली बार, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि पहली बार ऐत्रेयी ब्राह्मण में हमें पहली बार राजा के देवीय सिद्धांत या देवीय उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में हमें राजा के उत्पत्ति से संबंधित कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के देवीय सिद्धांत के उत्पत्ति के प्रमाण हमें ऐत्रेयी ब्राह्मण से प्राप्त होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस ग्रंथ के अंतर्गत राजा के देवीय सिद्धांत या देवीय उत्पत्ति के बारे में हमें उल्लेख या वर्णन मिलता है, तो वो है दोस्तों आपका ऐत्रेयी ब्राह्मण के अंतर्गत हमें राजा से संबंधित सभी नियम और कानून या उसकी उत्पत्ति या उसके सिद्धांत हमें उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। और उत्तर वैदिक काल में भी हमें दोस्तों ऐत्रेयी ब्राह्मण के अंतर्गत या जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत हमें इस की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा होता था उसके बारे में, उसकी उपाधियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में राजा 5 प्रकार की अपनी उपाधियां धारण करता था, या 5 क्षेत्रों के जो राजा थे वो अपने, देखते हैं कि कैसे अपनी जो उपाधि थी वो धारण करता था। तो देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो उत्तर दिशा में या उत्तरी क्षेत्र पर जो राज करता था वो राजा विराट नामक की उपाधि धारण करता था। ध्यान रखिएगा कि भारत में उत्तर वैदिक कालीन जो क्षेत्र था या उत्तर वैदिक कालीन जो समय था उस काल के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र पर जो राजा राज करता था वो अपने जो उपाधि धारण करता था वो है दोस्तों आपकी विराट नाम की वो उपाधि धारण करता था। उसके बाद में दोस्तों जो पूर्वी क्षेत्र पर जो राजा होता था वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। कौन सी दोस्तों? सम्राट। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि दक्षिण में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा था वो कौन सी उपाधि धारण करता था, तो उस उपाधि का नाम है दोस्तों भोज। भोज नामक उपाधि दक्षिण के क्षेत्र का जो राजा होता था वो उपाधि भोज धारण करता था। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें कि पश्चिम में जो राजा था वो अपने स्वराट नाम की उपाधि धारण करता था। हाँ तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये आपकी उत्तर वैदिक कालीन राजा की उपाधियां हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर वैदिक जो समय था अपना, जो काल था अपना, उसमें ये जो राजा की उपाधि आपको देख रहे हैं, दिख रही है, ये उपाधियां उत्तर वैदिक काल में राजा अपने साथ में ग्रहण करता था। तो देखिए दोस्तों मैं दोबारा से फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि उत्तर वैदिक काल में राजा जो उत्तरी क्षेत्र का जो राजा होता था वो विराट की उपाधि धारण करता था, और जो पूर्वी क्षेत्र का जो राजा होता था वो दोस्तों सम्राट नाम की उपाधि धारण ग्रहण करता था। उसके बाद में दोस्तों जो दक्षिण क्षेत्र का जो राजा था आपका वो भोज नाम की उपाधि धारण
करता था। उसके बाद में बात आती है दोस्तों कि पश्चिमी क्षेत्र का जो राजा था आपका, वो स्वराट नाम की उपाधि धारण करता था, और उसके बाद में आपका उत्तरी क्षेत्र का राजा विराट नाम की उपाधि धारण करता था। तो ये बात हुई दोस्तों आपकी राजा की कि ऋग्वेदिक काल में राजा छोटा था, कोई उपाधि धारण नहीं करता था। लेकिन दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन में इसके विपरीत हो गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो राजा होता था वो उपाधियां धारण करने लगा, उसके शक्ति और अधिकारों में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि अब राजा छोटा नहीं होकर के एक सम्राट बन गया। यह हमें उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में जो परीक्षित नाम का एक राजा था, कौन से नाम का? परीक्षित राजा। इस परीक्षित राजा को या देवता को उत्तर वैदिक काल में, या हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद के अंतर्गत इस परीक्षित राजा को या देवता को दोस्तों मृत्यु लोक का, ध्यान रखिएगा, मृत्यु लोक का कि जो परीक्षित नाम का जो राजा था दोस्तों, जिसका वर्णन हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है, वो दोस्तों अथर्ववेद में ये कहा गया है कि परीक्षित नाम का राजा मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि उत्तर वैदिक कालीन का जो परीक्षित नाम का जो राजा था उसको किसका देवता माना गया है, तो दोस्तों वो देवता किसका है? मृत्यु लोक का देवता माना गया है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत हमने दोस्तों सभा, समिति और विदत नामक जो संस्थाएं या संगठन हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में मैं दोस्तों यहां कुछ चर्चा करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि जो सभा और समिति थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सभा और समिति का हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत वर्णन प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें वर्णन प्राप्त होता है सभा और समिति। ध्यान रखिएगा, सभा और समिति, सभा और समिति का हमको वर्णन ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत प्राप्त होता है। सॉरी दोस्तों, 2 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैं अपन बात कर रहे थे कि ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत सभा और समिति का वर्णन होता है। वही सभा और समिति आज हम उत्तर वैदिक काल में भी इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति थी, ये दोनों संस्थाएं राजा पर, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि राजा पर नियंत्रण व परामर्श, राजा पर नियंत्रण रखती थी और राजा को परामर्श भी देती थी। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में जो काम सभा और समिति का था, वही काम उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति अपना काम कर रही है। उसके बाद में दोस्तों हमने ऋग्वेदिक काल में एक सभा पढ़ी थी, विदत संगठन पढ़ा था, संस्था पढ़ी थी। उस विदत नामक संगठन का या संस्था का हमें दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कोई भी वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया है कि क्या उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का तो हमें वर्णन मिलता है, लेकिन विदत का हमें उत्तर वैदिक काल में वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ये बात आपकी संस्थाओं की हो गई। उसके बाद में हम चलते हैं कि अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके लिए कि दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि किस वेद के अंतर्गत सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो दोस्तों आपका वो वेद है अथर्ववेद। ये बात हो गई दोस्तों आपकी उत्तर वैदिक कालीन जो संस्थाएं थी उनके बारे में हम बात कर रहे थे।
उसके बाद में और देखो दोस्तों कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पहली बार, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें पहली बार राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, पहली बार हमें उत्तर वैदिक काल में हमें पहली बार राजा के राज्याभिषेक का वर्णन या उल्लेख हमको प्राप्त होता है। दोस्तों ये स्थिति आपके उत्तर वैदिक काल में ही हमको देखने को मिलती है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक का हमें कोई वर्णन या कोई उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पहली बार इस संसार में हमें राजा के दैवीय सिद्धांत या दैवीय उत्पत्ति का वर्णन या उल्लेख मिलता है, और उसी के साथ दोस्तों हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पहली बार राजा के राज्याभिषेक का भी हमको वर्णन प्राप्त होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, हम राजनीतिक विशेषता पढ़ रहे हैं। राजनीतिक विशेषता में आगे देखिए दोस्तों कि हमें ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमने एक कर देखा था, बलि नाम का कर पढ़ा था हमने कि बलि नाम का कर ऋग्वैदिक काल में जनता से स्वैच्छिक कर के रूप में लिया जाता था। ध्यान रखिएगा कि बलि नाम का जो कर था ऋग्वैदिक काल में जनता से या प्रजा से स्वैच्छिक रूप से लिया जाता था, लेकिन इसके उलट उत्तर वैदिक काल में दोस्तों कि ये जो बलि नामक कर था वो जनता से, सुनिएगा दोस्तों, कि जनता से अनिवार्य रूप से लेने लग गए थे। ध्यान रखिएगा कि इस कर को जनता अनिवार्य रूप से राजा को प्रदान करेगी। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में कुछ अंतर है आपके, वही अंतर मैं बार बार आपको हर चीज के अंदर बता रहा हूं कि ऋग्वैदिक काल में हमें जो बलि नामक कर प्राप्त होता है वो दोस्तों स्वैच्छिक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो अनिवार्य कर के रूप में हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये बात हो गई कर की कि राजा बलि नामक जो कर था वो प्रत्येक व्यक्ति या जनता से अनिवार्य रूप से लेने लग गया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि राजा जो ये बलि नामक कर था वो जनता से कितना लेता था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जनता की जो आय थी, ध्यान रखिएगा कि जनता की जो आय थी दोस्तों, जनता की आय का 16वां भाग, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 16वां भाग जनता को अपनी आय का 16वां भाग राजा को देना पड़ता था। ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि ऋग्वैदिक काल के में कर कितना लिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में कोई वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता था कि कितना भाग हमें कर लेते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जनता से अपनी आय का 16वां भाग कर के रूप में राजा लेता था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यहां तक बात हो गई। उसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं राजनीतिक विशेषता के अंतर्गत ही हमें ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक विशेषता के अंदर दोस्तों कि उच्च अधिकारियों का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, उच्चाधिकारियों कि उत्तर वैदिक काल में हमें कुछ उच्चाधिकारियों के नाम या वर्णन प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो उच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, उनको रत्नी या रत्नीन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रत्नी या रत्नीन उच्च अधिकारियों को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कहा जाता था। कई बार भी प्रश्न आ गया है कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत राजा के जो उच्च अधिकारी होते थे उनको किन नामों से जाना जाता था या पहचाना जाता था। तो वो नाम है दोस्तों आपका रत्नी या रत्नीन। उसके बाद में दोस्तों कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें कुल 12, कितने दोस्तों कि कुल 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है।
ध्यान रखिएगा कि उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत हमें कितने उच्चाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, तो वो है दोस्तों आपके कि 12 उच्चाधिकारियों का उल्लेख हमें ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ उच्चाधिकारियों के नाम यहां लिखवा देता हूं। तो देखिए दोस्तों कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो राजा का जो उच्चाधिकारी था वो था दोस्तों आपका पुरोहित। ध्यान रखिएगा कि पुरोहित जो था उत्तरवेदिक काल में सबसे प्रमुख उच्च अधिकारी माना जाता था। ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रमुख जो रत्नी था वो कौन था। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कि ऋग्वेद उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत पुरोहित सबसे प्रमुख उच्च अधिकारी या रत्नी माना जाता था। उसके बाद में दोस्तों पुरोहित हो गया। पुरोहित के बाद में दोस्तों युवराज, तीसरा सेनानी, युवराज, सेनानी और राजा और भागदूत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भागदूत ये आपके लिए नया शब्द आया है। इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता था कि ऋग्वेदिक काल में जो भागदूत होता था वो वित्त मंत्री होता था। ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे इसको, वित्त मंत्री को उत्तरवेदिक काल में क्या कहा जाता था, भागदूत। उसके बाद में दोस्तों देखो अक्षवाप। यहां तक बात क्लियर हो गई। मैं इन उच्च अधिकारियों के नाम आपको आगे लिखवाता हूं, अभी समझा देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक हमें और उच्च अधिकारी का नाम मिलता है अक्षवाप। कौन सा है, अक्षवाप। ये भी आपके लिए नया है दोस्तों। तो देखिए कि ये कौन सा काम है उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत करता था। तो देखिए दोस्तों, जो अक्षवाप था वो पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पासे के खेल में राजा का सहयोगी कौन सा उच्च अधिकारी रहता था। तो आपका आंसर होना चाहिए कि अक्षवाप नामक उच्च अधिकारी राजा के पासे के खेल में सहयोगी रहता था। उसके बाद में दोस्तों संग्रहिता, दूसरा आपका है संग्रहिता। इस उच्च अधिकारी या श्रेष्ठी का, रत्नी का हमें वर्णन मिलता है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यह कोषा अध्यक्ष होता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता था यह, कोषा अध्यक्ष। उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत संग्रहिता क्या कहलाता था, कोषा अध्यक्ष। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला हमें प्राप्त होता है क्षता। क्षता और सूत, ये दो और हमें उच्च अधिकारी या रत्नी का भी नाम मिलता है। तो देखिए दोस्तों कि इनका अर्थ क्या होता है। तो ये जो क्षता होता था आपका वो दोस्तों राजप्रसाद का रक्षक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजप्रसाद का रक्षक। और आपका जो सूत होता था यह रथ का अध्यक्ष, या हम कह सकते हैं कि रथ का सेना नायक इसको हमें कहते थे। तो ये दोस्तों आपके उत्तरवेदिक काल के जो प्रमुख है उच्च अधिकारी या फिर हम कहे कि जो रत्नी थे उनके बारे में हमने देख लिया है दोस्तों। तो और देखते हैं कि उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि हमें उत्तरवेदिक काल में दो और उच्च अधिकारियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो देखिए आपका एक तो स्थपति और एक आपका सतपति। एक तो आपका दोस्तों स्थपति और दूसरा है आपका सतपति। ये दोनों उच्च अधिकारी हमें उत्तरवेदिक काल के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। अब ये क्या काम करते थे, इन्हें कौन सा काम राजा के द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हमें देखते हैं। जो ये स्थपति होता था वो दोस्तों सीमांत प्रदेश का रक्षक होता था। क्या काम करता था ये दोस्तों, सीमांत प्रदेश का जो उत्तरवेदिक काल में जो रक्षक होता था वो क्या कहलाता था, आपका स्थपति। उसके बाद में दोस्तों जो सतपति होता था आपका, अब सतपति क्या काम करता था, तो देखिए दोस्तों जो सतपति होता था वो 100
100 गांवों के समूह का अध्यक्ष होता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि 100 गांव उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 100 गांवों का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे, तो उसमें आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कि उसको हम सतपति कहते थे। ये बात हो गई। उसके बाद में हमें दोस्तों दो चीजें और मिलती है कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें जो परिवार का मुखिया था उसको क्या कहते थे, तो देखिए दोस्तों जो परिवार का मुखिया था उसको क्या कहते थे, उसको ग्रहपति कहते थे। क्या कहते थे? ग्रहपति। उसके बाद में दोस्तों कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो गण का मुखिया होता था उसको गणपति कहते थे। क्या कहते थे उसको? गणपति। ये दोस्तों आपके उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख आपके उच्च अधिकारी या फिर हम कह सकते हैं जो रत्नी थे उनके नाम मैंने यहां लिख दिए हैं। हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, आपके समझ में आ गया होगा शायद। मैं एक बार इन चीजों को आपको और क्लियर करवा देता हूं और आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों यहां आते हैं हम वापिस। देखिए मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो उच्चाधिकारी होते थे राजा के उन्हें रत्नी कहा जाता था और हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 12 रत्नियों का उल्लेख प्राप्त होता है। जो ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद में जो सबसे प्रमुख रत्नी होता था वो पुरोहित होता था। ध्यान रखिएगा, पुरोहित के बाद में युवराज, सेना ने भागदूत, वित्त मंत्री जो था। उसके बाद में दोस्तों अक्षवाप, पासे के खेल में राजा का जो सहयोगी था वो अक्षवाप नामक उच्च अधिकारी होता था। उसके बाद में संग्रहिता, जो संग्रहिता आपका दोस्तों कोषाध्यक्ष होता था। और उसके बाद में छता, ये राज प्रसाद का रक्षक होता था। सूत, यह रथ का सेना नायक होता था। उसके बाद में दोस्तों हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दो स्थानीय उच्च अधिकारियों के नाम हमें प्राप्त होते हैं। उनमें आपका एक स्थपति जो सीमांत प्रदेश का मुखिया या रक्षक होता था। उसके बाद में सतपति, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत 100 गांवों का जो समूह होता था और उसका जो मुखिया होता था दोस्तों वो क्या कहलाता था? आपका सतपति। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखो कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई थी शासन की, परिवार था और परिवार के मुखिया को दोस्तों ग्रहपति कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो गण होते थे, गण के मुखिया का भी हमें वर्णन या उल्लेख प्राप्त होता है। तो गण के मुखिया को दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या कहते थे? गणपति। यहां तक बात क्लियर दोस्तों। आगे बढ़े तो देखते हैं आगे और देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए कि हमें ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल में जो राजा के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे उनका हमें वर्णन मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों कि राजा के द्वारा यज्ञ कि कौन कौन से यज्ञ उत्तर वैदिक काल में राजा के द्वारा किए जाते थे वो देख लेते हैं हम। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनको भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से यज्ञ उत्तर वैदिक काल में हमें राजा के द्वारा किए जाते थे वो हमें प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल में हमें करीब 6-7 प्रकार के यज्ञ प्राप्त होते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ 3-4 प्रकार के यज्ञ बता देता हूं कि कौन कौन से यज्ञ है वो 4। देखो दोस्तों, पहला है आपका राजसूय यज्ञ। कौन सा है? पहला राजसूय यज्ञ। अभी इसका मैं वर्णन बता दूंगा आगे क्या है। दूसरा है दोस्तों आपका अश्वमेध यज्ञ। कौन सा है दूसरा? आपका अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद में जो आपका तीसरा है दोस्तों वो है वाजपेय यज्ञ। कौन सा है? वाजपेय यज्ञ। उसके बाद में दोस्तों आपका जो चौथा यज्ञ है वो है अग्निष्टोम। ये यज्ञ हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इनका वर्णन हमको प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के अंतर्गत हमें इन यज्ञों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देख लेते हैं कि दोस्तों देखिए कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा था, राजा के द्वारा
6 या 7 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। उनमें से दोस्तों हम 3-4 यज्ञ देख रहे हैं। तो उनमें देखिए दोस्तों, आपको जो पहला यज्ञ मैंने लिखा, राजसूय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था। अब ये किस काम के लिए किया जाता था? तो दोस्तों देखिए कि राजा का जो राज्याभिषेक होता था, क्या होता था? राजा का जो राज्याभिषेक होता था, उस समय राजा के द्वारा राजसूय यज्ञ किया जाता था। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, आगे देखिए दोस्तों कि दूसरा यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ। दोस्तों ये यज्ञ जो होता था, राजा अपने शक्ति बढ़ाने के लिए यह यज्ञ करता है। आपने सुना होगा दोस्तों कि महाभारत काल के समय लव और कुश ने भगवान श्री राम का घोड़ा पकड़ लिया था और वो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का था। भगवान श्री राम ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए या उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी क्या परिणाम था? लव और कुश भगवान श्री राम के सामने धनुष उठा लेते हैं। तो ये समझ में आ गया आपका। उसके बाद में आपका जो अगला यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। दोस्तों यह यज्ञ राजा के द्वारा रथ दौड़ के आयोजन के समय किया जाता था। बात यहां तक क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका अगला है अग्निष्टोम यज्ञ। इस यज्ञ में दोस्तों राजा जो होता था वो अग्नि में पशु बलि देता था। क्या करता था कि जो अग्निष्टोम यज्ञ होता था उसमें राजा पशु बलि देते थे। तो ये दोस्तों आपके उत्तर वैदिक काल में जो राजा के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे वो आपके पूरे हो गए दोस्तों। हमने देख रहे थे दोस्तों उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक विशेषता, और राजनीतिक विशेषता दोस्तों हमने सही ढंग से बहुत विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हमने राजनीतिक विशेषता के बारे में अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया और हमने पढ़ लिया और देख लिया, समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम अगली जो विशेषता आती है आपकी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत, वो विशेषता आती है आपकी दोस्तों सामाजिक विशेषता। तो सामाजिक विशेषता देखते हैं दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। देखिए दोस्तों सामाजिक विशेषता, उत्तर वैदिक काल की जो आपकी अगली विशेषता है वो है दोस्तों आपकी कौन सी? सामाजिक विशेषता। देखते हैं दोस्तों सामाजिक विशेषता के अंतर्गत क्या है क्या नहीं है, कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज है वो आपका कैसा था कैसा नहीं है, या हमें कौन कौन सी चीजें ऋग्वैदिक काल के कालीन समाज से हमें प्राप्त होती है, उनका वर्णन हमें मिलता है, उनका उल्लेख हमको मिलता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। अभी सभी देख लेंगे दोस्तों। यहाँ टेंशन मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने की नहीं होती है दोस्तों, टेंशन देने की होती है। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक विशेषता। सामाजिक विशेषता के अंदर देखते हैं दोस्तों कि हमें उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था, आपको भी पता है कि समाज वही पितृसत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा था? पितृसत्तात्मक, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में भी समाज पितृसत्तात्मक ही था। उसके बाद में दोस्तों कि हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, क्या? वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों आपकी, वो थोड़ी दृढ़ होने लग गई, मजबूत होने लग गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें कठोरता आने लग गई, कि ऋग्वैदिक कालीन की जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कठोरता आने लग गई। अब क्यों आने लग गई कठोरता? क्योंकि दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन दोस्तों आपके यहाँ उत्तर वैदिक कालीन आते आते जन्म आधारित हो गई। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। आपका आंसर होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था दोस्तों आपकी जन्म आधारित थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था दोस्तों आपकी जन्म आधारित न होकर के कर्म आधारित थी। ये बात यहां तक क्लियर? क्योंकि यहां वर्ण व्यवस्था पूरी लिखवाने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हमने चारों वर्ण लिख लिए, चारों वर्णों के कार्य लिख लिए, हमने देख लिया कौन से मंडल में इनका उल्लेख है वो वगैरह हम देख चुके हैं। अब आगे देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही वर्ण व्यवस्था जाति में स्थानांतरित होने लगी। ध्यान रखिएगा
कि जाति में ही स्थानांतरित होने लगी, या हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के अंदर जाति के अंदर धीरे धीरे स्थानांतरित होने लगी, या हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था में जाति के अंश आने लग गए। हम बात करेंगे अभी कि उत्तर वैदिक काल में ही हमें सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। किसका दोस्तों? गोत्र का। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में के बाद में उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो तीनों वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को दोस्तों द्विज कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों वर्णों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। अब द्विज क्यों कहा गया है? कि क्योंकि दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत या हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो दोनों ही कालों में हमें जो तीनों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों को ही दोस्तों उपनयन संस्कार की अनुमति थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपनयन संस्कार की अनुमति थी, जबकि शूद्रों को ना तो ऋग्वेद में और ना ही उत्तर वैदिक कालीन में इनको इसकी जानकार शूद्रों को उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी। ये बात हो गई आपको कि तीनों वर्णों को द्विज क्यों कहा गया है? क्योंकि तीनों वर्णों को द्विज इसलिए कहा गया है क्योंकि इन तीनों वर्णों के द्वारा उपनयन संस्कार अपनाया जाता था, जबकि शूद्र जो चौथा वर्ण था उसको उपनयन संस्कार की अनुमति प्राप्त नहीं थी। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कि ऐसा कहते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो वैश्य होते थे, जो वैश्य वर्ण होता था, इसके द्वारा ही दोस्तों पूरा कर दिया जाता था। ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ना तो कर ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता था, ना ही क्षत्रियों के द्वारा दिया जाता था, और न ही आपका यह कर शूद्रों के द्वारा दिया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो राजा कर लेता था वो पूरा का पूरा वैश्य वर्ण से या वैश्य वर्ग से ही प्राप्त किया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है आपका कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत राजा के द्वारा जो कर लिया जाता था वो किस वर्ण से लिया जाता था? तो आपका आंसर होना चाहिए कि वैश्य वर्ण के वर्ण से ही उत्तर वैदिक काल में राजा अपना कर लेता था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें लोहे की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसकी जानकारी, लोहा जो धातु थी, लोहा धातु की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, संसार में पहली बार आपका लोहा 700 से 800 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा कि 700 से 800 ईसा पूर्व में हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य में अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर पहली बार, ध्यान रखिएगा कि पहली बार लोहे की जानकारी प्राप्त हुई थी, लोहे की जानकारी प्राप्त हुई थी। मैं कह रहा था कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें या आर्य समाज को लोहे की जानकारी प्राप्त हो गई थी, और संसार में पहली बार लोहा दोस्तों 700 से 800 ईसा पूर्व के लगभग उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत अंतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऋग्वेद का समय बताया था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक कालीन का जो समय है आपका दोस्तों वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमें दोस्तों लोहे धातु की जानकारी प्राप्त हो जाती है, और उत्तर वैदिक काल में लोहे धातु की जानकारी प्राप्त होने के कारण ही दोस्तों आपको मैं बता दूं एक बात कि आर्यों ने कृषि और युद्ध के जो साधन थे या जो अस्त्र शस्त्र थे उनका इन्होंने आर्यों ने भरपूर प्रयोग किया या इनका निर्माण किया। इसीलिए उत्तर वैदिक कालीन में कृषि का बहुत बड़ा परिवर्तन आया कृषि में,
और लोहे से संबंधित जो भी चीजें थी, जो भी शस्त्र अस्त्र बनते थे, वो उत्तर वैदिक काल के जो समाज था वो लोहे की जानकारी होने के कारण वो लोहे के अस्त्र शस्त्र या उससे वस्तुएं बना लिए थे। इसी कारण कृषि से संबंधित जितने भी साधन थे, यंत्र थे, वो सब उत्तर वैदिक कालीन समाज ने लोहे की बनाई। और युद्ध से संबंधित भी जो लोहे से संबंधित चीजें थी वो भी आर्य समाज ने उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही बनाया। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं हम कि उत्तर वैदिक काल में हमें छांदोग्य उपनिषद था। बिल्कुल उपनिषद का जो काल था आपका दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए दोस्तों कि हमें सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत हमें पहली बार आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा कि हमें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत छांदोग्य नामक उपनिषद के अंतर्गत पहली बार आश्रम व्यवस्था का वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्या हो गई कि इस छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों हमें 3 आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर बात आती है कि चौथा आश्रम कहां गया। चौथा आश्रम भी आएगा आपका। हम पहले तीनों आश्रम देख लेते हैं कि आपका पहला आश्रम था दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम दोस्तों आपका वानप्रस्थ आश्रम। हो गए तीनों आश्रम। अब बात आती है कि चौथा आश्रम क्यों नहीं है। तो दोस्तों हमें चौथा आश्रम भी उपनिषद के अंदर ही जाबालो उपनिषद है, उसके अंदर हमें पहली बार चारों आश्रमों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। और आपका जो चौथा आश्रम है दोस्तों संन्यास आश्रम। कौन सा? संन्यास आश्रम। तो हम कह सकते हैं कि हमें पहली बार चारों आश्रमों की उल्लेख या वर्णन हमें पहली बार जाबालो उपनिषद के अंतर्गत प्राप्त होता है। यदि प्रश्न आपका आ जाए कि पहली बार आश्रम व्यवस्था का वर्णन या उल्लेख हमें कहां प्राप्त होता है, तो दोस्तों आपका वो आंसर होना चाहिए कि छांदोग्य जो उपनिषद है आपका, उसमें पहली बार आश्रम व्यवस्था का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और चारों उपनिषदों का वर्णन, चारों आश्रमों का वर्णन हमें जाबालो उपनिषद के अंतर्गत प्राप्त होता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों सामाजिक विशेषता हम पढ़ रहे हैं। सामाजिक विशेषता के अंदर ही हम ये चीजें देख रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे कि हम बात कर रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो स्त्रियां थी, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। या हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति में कमी आने लगी या कठोरता आने लगी। ये चीजें हमें महिलाओं के प्रति, ये सभी चीजें उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा तो प्राप्त होती थी, लेकिन वास्तविक रूप से जो ऋग्वैदिक काल में प्राप्त होती थी वो शिक्षा उत्तर वैदिक काल में प्राप्त नहीं होती थी। उसके साथ साथ दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इन महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था आपको कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को धन संबंधी अधिकार थे, लेकिन कम थे। यहां तो बिल्कुल ही हटा दिए, पैतृक संपत्ति से उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया। उसके बाद में मैंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी, लेकिन वो बात नहीं थी जो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति थी। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि हमें जो उत्तर वैदिक काल में आपकी वही प्रथाएं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सती प्रथा, तलाक प्रथा, प्रदा प्रथा और बहु विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा प्रचलन में नहीं था। जबकि ऋग्वैदिक काल में ये सभी प्रचलन में नहीं थे। वही बात उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कि उत्तर वैदिक काल में भी तलाक प्रथा, प्रदा प्रथा और सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा और विधवा विवाह प्रथा उत्तर वैदिक कालीन में भी प्रचलन में नहीं थे। और ऋग्वैदिक काल में आपको मैंने बताया था दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था कि ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कि
वहां पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत प्रचलन था, वही प्रचलन यहां भी है, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत भी है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको ऋग्वेदिक काल में बताया था कि ऋग्वेदिक काल की महिलाएं सभा और समिति में भाग ले सकती थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल के अंतर सभा और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में ये महिलाएं सभा और समिति नामक संस्था या संगठन में भाग लेने का इनका अधिकार छीन लिया गया था। तो दोनों बातें हो गई। मैं बता रहा था ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी, उनकी स्थिति में निरंतरता आने लगी। उसके बाद में और देखिए दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल की महिलाएं मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया था। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि उत्तर वैदिक कालीन की जो महिलाएं थी आपकी वो कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जो उत्तर वैदिक कालीन की जो महिलाएं हैं आपकी वो है गार्गी। कौन सी है? गार्गी। और गार्गी के बाद में मैत्रेयी, सिकता, ये महिलाएं दोस्तों आपके उत्तर वैदिक कालीन प्रमुख विदुषी महिलाएं थी। कई बार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेदिक कालीन कौन सी विदुषियां हैं और उत्तर वैदिक कालीन कौन सी विदुषियां हैं। तो दोस्तों वो आपकी ये उत्तर वैदिक कालीन की जो विदुषियां थी गार्गी, मैत्रेयी और सिकता, इन महिलाओं के द्वारा भी दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत तीनों वेदों के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनके मंत्र या इनकी रचनाएं हमको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो आपकी सामाजिक विशेषता है, इस सामाजिक विशेषता के अंदर दोस्तों हमें पहली बार सती प्रथा के प्रमाण कुछ अंश मात्रा में, सती प्रथा के प्रमाण कुछ अंश मात्रा में प्राप्त होने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अपवाद है कि हमें उत्तर वैदिक काल में पहली बार सती प्रथा के अवशेष प्राप्त होने लग जाते हैं। तो वो कौन सा काल था आपका? उत्तर वैदिक काल। हाँ तो दोस्तों देखिए, हमने सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे, सामाजिक विशेषता हम पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे सामाजिक विशेषता में, देखिए दोस्तों सामाजिक विशेषता हम देख रहे थे कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो समाज था उत्तर वैदिक काल का वो पितृसत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों कठोरता आने लगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। और उसके बाद में दोस्तों जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों आपकी जाति के रूप में स्थानांतरित होने लगी। उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को दोस्तों द्विज कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्हें दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत उपनयन संस्कार की अनुमति थी, इसी कारण इनको द्विज कहा गया है। मैंने वो बताया था कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों राजा को जो कर दिया जाता था वो दोस्तों आपको वैश्य नामक जो वर्ण था या वर्ग था वही पूरा राजा को अपना कर देता था। उसके बाद में देखिए दोस्तों मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत लोगों को लोहे की जानकारी प्राप्त हो गई। कब हुई? 700 से 800 ईसा पूर्व के समय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतरंजी खेड़ा में पहली बार लोहे की जानकारी प्राप्त हुई। इसी कारण उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य थे, उन्होंने कृषि और युद्ध से संबंधित अपने साधन बनाए। आगे देखिए दोस्तों कि हमें छांदोग्य उपनिषद मिलता है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। उस छांदोग्य उपनिषद में हमें दोस्तों तीन आश्रमों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। तीनों आश्रम आपके हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। उसके बाद में दोस्तों हमें पहली बार जाबालो उपनिषद है, उसमें चारों आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। आपका चौथा आश्रम था दोस्तों संन्यास आश्रम। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि उत्तर वैदिक कालीन के अंतर्गत स्त्रियों की दशा थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ऋग्वेद काल के अंतर्गत थी। उसके बाद में देखा दोस्तों हमें कि स्त्रियों को उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत पैतृक संपत्ति से निष्कासित कर दिया, सभा और समिति से इनको निष्कासित कर दिया।
तो इनको इनके अधिकार कम हो गए, इसलिए इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद में दोस्तों मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो विदुषियां थी आपकी गार्गी, मैत्रेयी और सिकता, और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दोस्तों हमें पहली बार सती प्रथा के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। हाँ तो दोस्तों आज हमने उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत दो विशेषताओं का हमने अध्ययन किया और हमने ध्यान से पढ़ा और देख लिया। हाँ तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।